the entire chapter today, ठीक है? And we will see कि इसमें क्या क्या चीजें वो लोग जिनकी क्लासें मिस हुई हैं या इवन अभी भी कूप में थोड़ा मसला वगैरह आ रहा है, ठीक है? They should be happy क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा से शुरू कर रहा हूँ. I'm starting all over loop again, okay? And this is the last time. I will not repeat again, okay? चलें. So let's start. All right. So let me look at this this class. So what is a class? Class is कि अगर आमतौर पे हम जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हमारी जो रियल वर्ल्ड है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में नजर आती है और हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है. कुछ तो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? उसका कलर क्या है, उसका वेट क्या है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं. उसके अलावा उसका बिहेवियर उसके साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीट की बात करें उसको हम बैटरी के लिए यूज करते हैं. अगर हम कार की बात करें तो वो उसका बिहेवियर क्या है, उसको हम ड्राइव कर सकते हैं, उसको हम मोड़ सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये उसका बिहेवियर. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो जब हम C++ हमने पहले CFP में पढ़ी थी उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा डेटा होता है, ठीक है, जो हम मेन में सबसे पहले बनाते हैं, या इवन हमने स्ट्रक्ट भी बनाया था तो वो एज ए डेटा के तौर पे यूज होता है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा को हम फंक्शंस में पास करते हैं कि यार ये फंक्शन है, इसको ये काम कर देना चाहिए, इस डेटा के ऊपर काम करते हैं. ये बात समझ? सो बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग बिफोर इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग. तो बेसिकली होता क्या है कि डेटा सारा का सारा इकट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम फंक्शंस लिखते हैं जिनको हम डेटा पास करते हैं, जिनको जो उसको प्रोसेसिंग करते हैं. ये बात समझ? And it's a very stupid way of coding. Okay? All right? क्यों? Because अगर किसी ने उसमें improvisation करनी है, उसको पूरे के पूरे कोड की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, वरना वो improvisation नहीं कर सकता. Okay? So the whole idea was कि जो कि हम इस पूरे कोर्स में आपको सिखाएंगे, वो ये कि हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम अपने पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर देंगे इनटू क्लासेस, जिसमें हर क्लास रिप्रेजेंट कर रही होगी क्या, एक ऑब्जेक्ट के आइडिया. और व्हाट विल बी दी ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होगा कि जो हम बेसिकली एक डेटा टाइप बनाएंगे अपनी, जिसमें बेसिकली हमने क्या काम कर दिया भाई, एक तो उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड कर दी होगी और उसके साथ एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी हमने उसके अंदर ऐड कर दी. ये बात सुनाई? तो बेसिकली हमने क्या किया, वो डेटा जो डिफरेंट था उसको हमने अलग अलग कर दिया. ये बात सुनाई? इसे कहते हैं डीकपलिंग, कि आप वो डेटा जो के डिफरेंट होना चाहिए उसको हमने अलग अलग कर दिया. और जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि वो फंक्शनैलिटी जो कि एक डेटा के साथ एसोसिएटेड है, वो फंक्शनैलिटी हमने उस डेटा के साथ ही रख दी. ये बात सुनाई? तो फायदा क्या हुआ? फायदा भाई ये डेटा है, इस डेटा ने इसी फंक्शन इस और ये फंक्शनैलिटी है, इसने इस डेटा पे काम किया. ये बात नहीं? अब होगा क्या कि हम बेसिकली इस पूरे के पूरे क्लास जो हमने बनाई होगी उसका हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है. और अब सबसे खूबसूरत बात वो ये कि आपको अलाउ नहीं होगा कि आप उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करें. डायरेक्ट आउटसाइड वर्ड से एक्सेसिबिलिटी खत्म कर देंगे. ओके? और हम क्या यूज करेंगे, उसके गेटर्स और सेटर्स यूज करेंगे. उसके अंदर फंक्शंस होंगे जो होंगे, आपने सेट करना है कोई वैल्यू, आप उस फंक्शन को रिक्वेस्ट करेंगे. जिसने वो डिजाइन की है वो उसे ऑटोमेटिकली देखेगा, हाँ भाई ये वैल्यू मैं सेट भी कर सकता हूँ या नहीं. ये बात समझ? सो इन ए वे व्हाट वी हैव डन इज कि हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है. आपने उसे एक्सेस करना है, आप उसे रिक्वेस्ट करें और वो फिर वो देखेगा कि मैंने इसको मैंने ये किस तरह से इनिशियलाइज करना है या नहीं करना. ये बात समझ? तो होल आइडिया इज कि हमने आउटसाइड वर्ल्ड को सब कुछ नहीं दिखाना. अगर मैं आपको कहूं कि आपने कार चलानी है और मैं आपको कहूं कार की एक एक डिटेल बताना शुरू करूं, इसका पिस्टन इतने का है, ये इस तरह मूव होता है, इस तरह से इसमें ऑयल आता है, या इस तरह से उसमें इंजन तक ऑयल पहुंचता है, इस तरह से जी फ्यूल पहुंचता है इसमें, ये डिटेल अगर मैं बता रहा हूं तो आई एम डूइंग ए स्टूपिड थिंग. आप तो मैंने यार ये तो मैं गाड़ी नहीं खरीदता, ये तो बड़ी मुश्किल है समझना. लेकिन आपको मैं कहता हूं ये कहता हूं कि ये गाड़ी है, इसको ये देखो जी ये इस तरह से मुड़ जाती है, ये इस तरह से गियर तेज चलना शुरू करती है, ये ब्रेक लग जाती है, आप आगे मैं भी खरीदता हूँ, ठीक है. ये बस नहीं, दैट्स द होल आइडिया कि कैसे हम हर चीज नहीं बताना चाहते.
क्या है? वो बात है कि कैसे हम चीजों को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर उनको यूज करना सीखते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी प्रोग्रेस का इन्हिसार इस बात पर है कि उसने, मुझे हर चीज में बताने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं ये लिबास जो पहनता हूँ ये कैसे बनता है, मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी कि मैं कैसे यूज करूँ। मैं जो कुछ भी यहाँ पे यूज करता हूँ मेजॉरिटी चीजें मुझे पता भी नहीं कैसे बनती है, लेकिन आई जस्ट नीड टू नो कि कैसे यूज कैसे करना है, ये बात सुने। और मुझे कोई जरूरत नहीं है जानने, मुझे पता लग जाए चलो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जिसने डिजाइन किया उसको पता होना चाहिए। दैट्स द पावर ऑफ क्या स्पेशलाइजेशन, कि आपने अपने बड़े चीज जो बनानी थी उसको हमने चीजों में चंक में डिवाइड कर दिया, ये काम इसका है ये करेगा, ये काम इसका है ये करेगा। पहले हम ये नहीं कर सकते थे, पहले हमें मेन के अंदर सारी मेमोरी बनानी पड़ती है। ये बात समझ, क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि वही पूरी फंक्शंस का पास होगी। ये बात समझ, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम अपने बड़े प्रोजेक्ट को जो बनाने लगेंगे उसको हम पहले कोई डेटा को अलग अलग डिजाइन कर देंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे रिलेटेड जो फंक्शनलिटी बनानी है आप बनाएं, मुझे सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये है कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मुझे उसको यूज करना आना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग आई केयर अबाउट। आई डैम केयर अबाउट इट कि उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन कैसे है। ये बात सुने, ह्यूमन की पूरी प्रोग्रेस इसके ऊपर खड़ी हुई। आप अपनी जिंदगी में देखें कितनी चीजों का आपको पता है, हमें हार्डली कुछ परसेंट, हमें 0.0 आप परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज नहीं बनती कि जितनी आप चीजें यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो कैसे उनको बनने में क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व्ड। ह्यूमन की पूरी एवोल्यूशन इसके ऊपर खड़ी। ओके, और एक और बात शायद आपने कभी भी मेंशन नहीं की हो कि ये जो लैंग्वेज है, आज जो लैंग्वेज आप देखते हैं, आप जो जबान बोलते हैं, कभी आपने सोचा भी है कि ये जबान कैसे इवॉल्व हुई? ये उर्दू जबान जो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, या जो आप अंग्रेजी भी मारते होंगे, ये तो वो भी बात है कि आपने कभी सोचा भी है कि वो कैसे इवॉल्व हुई? ठीक है, हम नहीं सोचते, ठीक है, हम व्हाट वी डू इज कि हम उसके ऊपर खड़े होकर के आगे के बारे में सोचते हैं। ये बस ऐसे ही ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ा है, ठीक है। सो द होल आइडिया ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर वाज टू कम अप विद ए लैंग्वेज जो कि इस तरह से प्रोग्रेस कर सके कि मुझे हर चीज का पता होना जरूरी नहीं है। ये बात नहीं, ये जो मैंने अभी पूरी बात बताई है ना, स्टोरी, ये आपकी पूरी साथ चलेगी। And I will going to iterate this thing again and again because I will be doing it in front of you. Okay? All right? चलें जी, अब हम ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्लास में और स्ट्रक्ट में कोई फर्क नहीं। The only difference is कि यहाँ पे हम क्लास टाइम लिखते हैं, यानी जो भी हमने एक स्ट्रक्ट बनाया, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्ट बनाया, इसमें जो जो एट्रीब्यूट्स है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे आवर, मिनट और सेकंड रखा है, अनसाइंड क्यों रखा है? क्योंकि आपके ये तीनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में नहीं है। Does it make sense? अच्छा, अब जो एक और बड़ी जो स्ट्रक्ट में और क्लास में जो डिफरेंस है वो ये कि स्ट्रक्ट आमतौर पर हम लिखते हैं, उसके अंदर जो डेटा होता है हम लिख देते हैं। यहाँ पर दो स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। जो भी आप पब्लिक के नीचे लिखेंगे वो आउटसाइड वर्ल्ड को विजिबल होगा, ओके, और जो भी हम प्राइवेट के नीचे लिखेंगे वो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल नहीं होगा। जी, अनसाइंड जो है कि आप अगर हम जो नेगेटिव नंबर देते हैं उसमें एरर देते हैं या उसको पॉजिटिव करते हैं? उससे पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। आप डीएलडी पढ़ रहे हैं तक नहीं पढ़ रहे, अनफॉर्चुनेटली आपको ये जब डीएलडी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बेसिकली होता है कि 32 बिट नंबर होता है, उसकी आखिरी जो बिट होती है वो 0 या 1 होती है। अगर 0 होगी तो उसका पॉजिटिव नंबर है, 1 है तो उसका नेगेटिव नंबर है। लेकिन जब आप अनसाइंड डिक्लेयर कर देते हैं तो एक बिट है वो भी एज ए नंबर काउंट होती है। उसमें होता क्या कि आपकी जो रेंज है ना वो डबल होती है, ठीक है। वरना 31 बिट नंबर होता है उसी के लिए और एक साइन बिट होती है, अदरवाइज आपको 32 बिट नंबर मिल जाता है, क्योंकि इससे आपकी रेंज बढ़ जाती है, ठीक है। ऑलराइट जी, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। अच्छा, आप इसने क्या किया, क्लास बनाई, ये 4 इसमें कुछ फंक्शन है, ये है जिसे कहते हैं जो बिल्कुल इस क्लास के नाम का फंक्शन होता है, इसकी कोई रिटर्न टाइप, ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ओके। आप चाहें तो एक से ज्यादा भी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, लेकिन फिर उनकी डेफिनेशन डिफरेंट होनी चाहिए। क्या मतलब,
कि एक में क्या कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, एक में एक पैरामीटर पास हो रहा है, एक में दो पैरामीटर पास हो, जिस तरह भी आप करना चाहे कर सकते हैं। ये बात राइट, मैं भी आपको दिखाऊंगा अब से, ठीक है। एवरीबडी इज विद मी, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। प्लीज बी केयरफुल, जो इसका नाम होना चाहिए वही इसका नाम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑफकोर्स फंक्शन का क्या आप साइन करें, ठीक है। इस तरह से क्या लिखा हुआ है, सेट टाइम का एक फंक्शन है जिसको 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, ठीक है, और एक प्रिंट यूनिवर्सल है और एक प्रिंट स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन के फौरन बाद कौन सा लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि बेसिकली एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम एक टाइम टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, और अगर हम इसका फॉर एग्जांपल डॉट सेट टाइम फंक्शन कॉल करें, इस तरह स्ट्रक्ट के साथ करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के आप डॉट करके फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, वो भी इस फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाता है। और कैसे आता है? एज ए दिस पॉइंटर के तौर पर। ये बात सुनाई? ऑलराइट, चलिए जी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये हमारी क्लास बनी हुई है, ठीक है। इसमें एक दो चीजें जो मैंने आपको नहीं बताई, कौन सी, इसको दो एक गौर से पढ़ें। शाबाश। अगर आप देखें तो ये एक लाइन और ये जो लाइन नंबर ये और ये है, ये मैंने आपको लिखा, ठीक है। बिल ये ना पुरानी C++ में ऐसे लिखते थे, विजुअल स्टूडियो में इसी को लिखने का तरीका ये है कि आप ऊपर लिखते हैं हैश प्रैग्मा मार्क्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है, जैसा मुझे बात बताऊं, मैं एक स्कोप बनाता हूं, लेट्स से ये मेरा स्कोप है, ये इंट मेन है, जो फंक्शन है जो भी है, मैं यहाँ पे ना एक इंटीजर x बनाता हूं और फिर दोबारा से इंटीजर x, क्या क्या दो वेरिएबल बन जाएंगे सेम नाम के, बनाने देगा, क्या कहेगा? रीडेफिनेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। ये बात सुना? अब मेरी बात और C++ में आप ये देखें, ये मैंने हमने टाइम की जो अपनी क्लास बनाई है, ठीक है। अब लेट्स से टाइम की मैंने एक हेडर फाइल बना दी, ठीक है। आपको पता है ये सारा काम हम हेडर फाइल में कर रहे हैं। ये जो डेटा टाइप हम बना रहे हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारी हेडर फाइल में आती है, और उसकी डेफिनेशन जो है, उसकी जो हम इम्प्लीमेंटेशन है वो हम CPP फाइल करते हैं, ठीक है। वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इमेजिन करें कि हमने ना कोई 50 हेडर फाइल्स बनाई हुई थी, ठीक है, और उनमें से 5 ऐसी हेडर फाइल्स थी जहाँ पे हमें इस टाइम की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, उसमें ऊपर टाइम डॉट एच इंक्लूड करेंगे, ऐसे ही है ना। हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? टाइम। अगर आप बेटा आप एक फाइल में आपने 80 आउट यूज करना है तो ऊपर आपको आईओस्ट्रीम इंक्लूड करनी पड़ती है ना। क्यों इंक्लूड करनी पड़ती है? मुझे वहां पे चाहिए, है ना। अच्छा, आप देखिए एक मसला, लेट्स से ये 5 क्लासेस थी, इनमें भी मुझे टाइम चाहिए था, इसमें भी मुझे टाइम चाहिए था, इसमें भी मुझे टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर भी डॉट हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, यहाँ पे हेडर फाइल। अच्छा, होता ये जहाँ पर भी आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ना, वो इस फाइल में जाता है, इस फाइल में जो भी कोड लिखा होता है वो उठा के लाता है, और जो आपने इंक्लूड फलानी डॉट एच लिखा होता है ना, उस जगह पे वो कोड छापा मार देता है, छाप देता है। ये काम कौन करता है? कंपाइलर का कौन सा वाला हिस्सा? नहीं, ये कंपाइलर के ना 2-3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है, इसे कहते हैं, इसे कंपाइल कहते हैं। कंपाइलेशन में ये होता है कि मुझे कहता है कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। फिर एक और तरह से कहते हैं बिल्ड, Ctrl+D जो दबाते हैं, इसे लिंकर भी कहते हैं। अब वो करता क्या है कि बेसिकली वो उसका काम ये है, सुनिए बात गौर से, कि जितनी भी हमने हेडर फाइल इंक्लूड की होती है ना, वो उन फाइल्स में पड़े हुए कोड उठाता है, और उस हेडर इंक्लूड हमने किया हुआ ना, इंक्लूड फलानी डॉट एच, वो वाला कोड उठा के वहाँ पे पेस्ट करता। ये बात सुनाई? क्या कहा मैंने? बिल्ड करते हैं जब हम बिल्ड जब करते हैं तो क्या होता है? तो वो जो हमारा जो कोड पड़ा होता है ना, तो क्लास में वो वहाँ से उठा के उधर कॉपी करते हैं। जैसे हम iostream.h इंक्लूड करते हैं, iostream इंक्लूड करते हैं, तो iostream एक हमारी फाइल है जो कि हेडर फाइल है, पड़ी होती है विजुअल स्टूडियो जहाँ पे इंस्टॉल है ना, वहाँ पर इंक्लूड का एक फोल्डर है, उसके अंदर पड़ी हुई है। वो उसके अंदर जितना भी कोड होता है वो उठा कर आता है, और वो जो iostream आपने जहाँ पे लिखी हुई है उस जगह पे पेस्ट करते हैं। ये बात सुने? ये आप नहीं करते, ये कौन करता है? ये कंपाइलर का लिंकिंग का स्टेप करता है। ओके, जब हम बिल्ड करते हैं तो बेसिकली करता क्या है कि वो उस पहला काम नहीं करता, वो सारी की सारी वो फाइल उठा के वहां करता है, ठीक है। ऑलराइट, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसिंग।
ये जो भी हम हैश के साथ चीजें लिखते हैं ना, वो प्री प्रोसेसिंग स्टेप कहलाता है, जो कि अभी बिल्ड शुरू नहीं हुआ। बिल्ड शुरू होने से पहले ये सारी फाइल उठा के वहां पे पेस्ट करता है, ठीक है। फिर वो लिंकिंग स्टार्ट करता है। लिंकिंग का मतलब ये है कि इन सारों कोड्स को मिलाकर वो क्या करेगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। क्या करेगा? सारी फाइल से आगे के वो एक सारी फाइल को मिलाने का मतलब क्या, वो एक्चुअली एक फाइल बना, वो सारा कोड पेस्ट हो गया ना, तो वो एक फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक सीपीयू फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात नहीं। और फिर वो उसको कंपाइल करता है, बिल्ड करता है। बिल्ड करने में मतलब ये उसकी मशीन कोड जनरेट होती है, ये बात नहीं। अब बताऊं मैं आपको मसला क्या है। मसला ये है कि आपकी 5 फाइलें थी, जिसमें यहां पर भी टाइम चाहिए था, यहां पर भी टाइम चाहिए था, यहां पर भी टाइम चाहिए था, यहां पर टाइम चाहिए था। क्या यहां पे भी आपने टाइम डॉट एच इंक्लूड की, यहां भी टाइम डॉट एच इंक्लूड की, यहां भी टाइम डॉट एच इंक्लूड की। होगा क्या, वो एक क्लास की जो डेफिनेशन है वो यहां पर भी आ जाएगी, यहां पर भी आ जाएगी, यहां पर भी आ जाएगी, यहां पर भी आ जाएगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? रीडेफिनेशन ऑफ द सेम क्लास। ये बात समझ आ गई? सो बेसिकली वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई आपने जी एक हेडर, एक आपकी जो क्लास है वो 2 दफा डिफाइन हो गई, ये तो नहीं हो सकता। ये बात समझ? तो आपका लिंकिंग टाइम पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड है क्या मसला हुआ है? अच्छा आप सुने बात आगे क्या करता है। हमने ये जो काम किया ना, ये इसका मतलब क्या है, मतलब समझे। एक दफा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोग्रामिंग की जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वहां पे ये सवाल किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। सुने बात, यहां मैंने क्या किया, मैंने लिखा है इफ एंड एंड का मतलब है नॉट डिफाइंड, ओके। और यहां मैंने क्या लिखा है, टाइम अंडरस्कोर एच। यहां पे आप कोई भी लेबल लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, टाइम अंडरस्कोर एच लिखा। अगर टाइम अंडरस्कोर एच डिफाइंड नहीं है, एक लेबल मैंने लिखा है, ठीक है, तो वह कहता है डिफाइन टाइम अंडरस्कोर एच, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, और ये जो हैश से इफ शुरू हुआ है वो खत्म कहां हुआ, वो यहां हुआ है। ये बात नहीं? अब सुने बात, लेट्स से कि ये एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास है, जहां पर हर एक ने टाइम डॉट एच इंक्लूड किया था। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल लिंकर जो है वो इस फाइल को उठाता है, तो ये हेडर फाइल कॉल करेगा टाइम डॉट एच को, है ना। अब टाइम डॉट एच है वो पहली दफा जब ये जाएगा तो वो ये लाइन चलेगी, हाँ जी, टाइम अंडरस्कोर एच डिफाइन हुआ है, नहीं हुआ, तो ये इधर आएगा, इसको डिफाइन कर देगा, और यहां से ये सारा का सारा कोड चलेगा, यानी उसका यहाँ पर पार्ट इस वाली जो हेडर फाइल है उसमें ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड हो जाएगी। ये बस नहीं। अब यहाँ पर एक और फाइल है, इसने भी हेडर फाइल इंक्लूड किया, लेकिन अब जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 6, तो वो कहेगा हाँ भाई क्या टाइम अंडरस्कोर एच डिफाइंड है, तो क्या होगा, वो इस स्टेप पे खत्म कर देगा। भाई तुम्हारा ये खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ खत्म, वो यहाँ पर इंक्लूड होगा ही। ये बात समझ? तो अगली तीनों की तीनों कॉल्स के लिए ये वाला पार्ट उसका पार्ट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है। ये बात नहीं? तो जो रीडेफिनेशन का एरर था वो अब नहीं आएगा। ये बात समझ जी? अच्छा देखिए बेटा, ये टाइम अंडरस्कोर एच क्या है, ये आपने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल ने आप समझने के ये ना ये आपने ग्लोबली एक चीज डिक्लेयर की, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्या कहा, आपने कहा हैश इफ एंड डिफाइन टाइम अंडरस्कोर एच। अगर ये टाइम ये लेबल पहले डिफाइन नहीं हुआ तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। ये बात सुना, ठीक है। सो बेसिकली अब ये 3 फाइलें थी ना, यहां पर भी हेडर फाइल इंक्लूड हुई है, यहां पर भी हुई है, यहां पर भी। जब पहली वाली इंक्लूड चलेगी तो क्योंकि ये लेबल डिफाइन नहीं हुआ तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पार्ट इसका बन जाएगा। ये बात नहीं? अगर दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड लेके आएगी, उसका ये पहले ही डिफाइन हो चुका है, तो ये टाइम दोबारा से कोड यहाँ पर राइट किया। ये बात नहीं? ठीक है जी। अगर हमारा नेम चेंज हो डिफाइन में, तीनों फाइल के हमारा नेम चेंज है, लेकिन फंक्शनैलिटी एक ही है। दोबारा बोले, तीनों फाइल के जो हमारा नेम है वो चेंज है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है। क्या मतलब उसकी आपने
क्लास टाइम 1, क्लास टाइम 2, क्लास टाइम 3 रखा है। नेम चेंज किया, लेकिन जो सारे फंक्शन हमने डिक्लेयर किए ना, हाँ। सारे एक ही काम करते हैं। क्यों कर रहे हैं तुमने? नहीं, मैं मुझे तो उतना एरर नहीं होते। यार अगर आपने एक अलग क्लास बना दिया तो फिर तो एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है? लेकिन क्यों कर रहे हैं? अगर आप सारी इंप्लीमेंटेशन उसकी सेम है तो आप एक अलग क्लास क्यों बनाएंगे? ठीक है, आपको क्लास अलग तब बनानी चाहिए जब वो एक अलग डेटा टाइप है, ठीक है? तब आपको अलग बनाना चाहिए। वरना इसका आइडिया क्या है कि आप एक क्लास बना दें, उसके बाद आपके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाएं, ठीक है? एवरीबॉडी इज विद मी जी। उस समय वैसे हमारे पास दो मतलब source.cpp ठीक है, source.cpp की बात नहीं हो रही है, हेडर फाइल की बात हो रही है। वही ना, क्योंकि आप इंक्लूड जो करते हैं वो हेडर फाइल है। इंक्लूड दोनों में की है। हाँ। ठीक है, तो एक में इंक्लूड होगी, दूसरे में नहीं होगी। दूसरे में इंक्लूड नहीं होगी। एक मिनट सुने बात गौर से। दूसरे में इंक्लूड होगी, लेकिन वो पहले कहता है कहीं पहले इंक्लूड तो नहीं हुई, वहीं से वो ले तो वही से ले लो, ठीक है? वो वेरिएबल पहले आपने वो क्लास पहले ही बनी हुई है तो मैं वही से ले लेता हूँ, ठीक है? ये दोबारा से उसका राइट नहीं करता हूँ, वही करता हूँ, ठीक है? प्रैग्मा वंस भी यही करता है। विजुअल स्टूडियो में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप प्रैग्मा वंस लिखिए तो यही काम है, ठीक है? ऑलराइट जी। सर जिस वक्त मैं time.h को इंक्लूड कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं ये चेक लगा सकता हूँ, क्या यही if not defined वाला, वहाँ पे वो वर्क कर देगा। अगर वहाँ में इसके नीचे किसी एक CPP में या किसी और हेडर फाइल में मैं यहाँ include time.h लिख देता तो उस टाइम पे वो क्या करता? इससे बताइए ना, तुम क्या कर रहे हो? ये अभी समझ में आ रहा है, ठीक? ये ना भी या तो मैं समझ बात बात करूँ, ठीक? ठीक है, आगे ये पूरी की पूरी इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट जी, ये देखिए, अब आपको मैं अगली बात बताता हूँ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। याद है हमने इसमें एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है टाइम में, है ना? अच्छा, आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर हम डिफरेंट लिखेंगे यहाँ पर इसने कंस्ट्रक्टर लिखा है कैसे? क्लास के अंदर टाइम कॉलन कॉलन, यहाँ लिखा इसने टाइम, ठीक है? अच्छा, हमने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पर इसके अंदर आए थे और यहाँ में लिखा था आवर इज इक्वल टू 0, मिनट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। ये सब तो समझ में आ गई बात, ठीक है? अच्छा, ऐसा अरे बहुत सकते बड़ी जरूरी बात। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है कि जब कोई क्लास होती है ना, क्लास लेट से ए बनाई है मैंने और ये इसका पब्लिक पार्ट है जिसमें ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? अब सुने बात बहुत, मैंने इस ए टाइप का एक obj1 बनाया तो बेसिकली क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसे कॉल है, ठीक है? जब वो इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, लेट्स से इसके प्राइवेट है जिसमें बेसिकली मैंने एक इंटीजर x बनाया हुआ, तो कैन यू टेल मी अगर मैं यहाँ पे सी आउट x करूँ तो क्या होगा? गार्बेज वैल्यू आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इनिशियलाइजेशन नहीं हुई। एवरीबॉडी एग्री टू दिस। अब एक बात सुने गौर से, एक तरीका तो ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक इंटीजर i पास हो रहा था, मैंने x इज इक्वल टू i कर दिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर x की अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो वो क्या आउटपुट होगी? गार्बेज वैल्यू, है ना? ये बात समझ? अच्छा, C++ में एक तरीका है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसकी असाइनमेंट हो, ठीक है? और वो ये है कि आप एक काम करें, कंस्ट्रक्टर की फौरन बाद लगाएं कॉलम और फिर यहाँ पे लिखें एट्रीब्यूट का नाम। फॉर एग्जांपल वहां पर आवर था तो यहाँ मैंने लिखा आवर और यहाँ पे मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है जैसे ही आवर क्रिएट हो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो, ये बात नहीं? और फिर मैंने कॉमा लगा और मैंने कहा मिनट को भी 0 से इनिशियलाइज करो और ये मैंने कह दिया सेकंड को भी 0 से इनिशियलाइज करो। कमाल। इसका मतलब पता क्या है? जब मैं इसके अंदर आऊंगा तो उसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, 0, उसमें क्या वैल्यू होगी? 0 0 0। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन। ओके जी। सर ये हमने मेन में किए क्लास में। ये हमने क्लास के जो सीवीपी थी ना उसमें किया। सर क्लास जो सीपीपी को हम इंक्लूड करते हैं, सोर्स होती है उसमें हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। सुने बात गौर से जी, जब हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तो आपके क्योंकि प्रोजेक्ट में तमाम फाइलें, तो लिंकिंग स्टेप में वो तमाम फाइलें
इंक्लूड होती है। मतलब जैसे मेरी बात सुनो, आपने अपने इंट मेन बनाया, आपने ऊपर से प्रोटोटाइप लिखी है, नीचे उनको डिफाइन किया जाता है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उसको जब बाद में लिंक करता है तो वो सारे कहते हैं हाँ यार ये फंक्शन यहाँ पर हुआ है, समझ रहे? इसी तरह जब आप हेडर फाइल में सिर्फ प्रोटोटाइप लिखते हैं, सीपीपी फाइल जो है वो अलग डिफाइन कर देते हैं, तो वो कहता है हाँ भाई पूरे प्रोजेक्ट को मैंने बिल्ड करना है। उस प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल हैं उन सबकी एक मैंने क्या बनानी है, एक हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है। तो वो जो सीपीपी फाइल है उनको भी उनमें साथ रखता है, वो कहता है हाँ भाई ये वाली जो हेडर फाइल, ये वाला जो फंक्शन है वो वहाँ पर हुआ है, बस ना। यार थोड़ा सा बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे चले ताकि फिर वो आई नो कि यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन you will get through this, okay, don't worry about it. But everybody understand कि इसका फायदा क्या हुआ, इस मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन का फायदा क्या हुआ? इससे गारबेज वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं बेसिकली ये लाइन लिख दूं तो ये तो क्रैश कर जाएगा। क्यों क्रैश कर जाएगा? You are trying to access a garbage value, and that is not allowed in the new C++. Everybody understand? So this is a very important thing to know कि मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात समझ? जी बताएं। अगर हम उसके अंदर फंक्शन लिख के r इज इक्वल टू यार बात सुने अनस, अगर हम उसी के अंदर फंक्शन पूरा लिख के r इज इक्वल टू 0 कर देते उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? क्या दोबारा बोलो। अगर मैं इसके अंदर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके लिख देता r इज इक्वल टू 0, हाँ सिंपल। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये आवर जैसे ही क्रिएट हुआ इसको जीरो साइन हो गया। तो एक नहीं होगा। नहीं एक बात नहीं है, जब मैं यहाँ आई करूंगा तो वो क्रिएट हो चुका होगा, उसको गारबेज वैल्यू साइन हो चुकी होगी। एंड इट इज नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसके अंदर जो चीजें थी वो गार्बेज वैल्यू होल्ड किए हुए हैं। जब तक उसमें गार्बेज वैल्यू है तब तक आपके सर पे जो है खतरा मंडा है कि वो कुछ भी आपका ने एक्सेस किया प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ओके, सो इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के एक ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट में गार्बेज वैल्यू पड़ेगी, क्योंकि न्यू C++ में इट इज ए एरर टू एक्सेस a garbage value। ये बात सुने? इससे लिंक इससे एग्जीक्यूशन टाइम है, ये बात सुने? तो ये हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया। आगे लुक एट दिस, ये हमने सेट टाइम बनाया, इसको h पास होता है, m पास होता है और s पास होता है, ठीक है? ये इसके वही सेटर लिखे हुए हैं इसने कि अगर ये कंडीशन है, क्या मतलब कि आवर इस तरह होना चाहिए, मिनट इस तरह होना चाहिए और सेकंड की ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो फिर तो डायरेक्ट असाइन करें। ये बात सुना? अगर है तो ये तो डायरेक्ट असाइन कर, ये सही वैल्यू है। अच्छा, अब आके शुरू होता है एक नया काम, ठीक है? एंड लुक एट दिस कि बुक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, कि कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम